हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आज आप लोगों के लिए लेके आई हुई कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन, जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, होता क्या है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने 100-200 एब्रीविएशन कर ली और आपकी एब्रीविएशन कवर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी एब्रीविएशन हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं उस सिलेबस में जो एब्रीविएशन आती हैं, आप उन एब्रीविएशन को नोट करते चलिएगा। तो वही एब्रीविएशन आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100-200 एब्रीविएशन कर ली और उनसे ही आपकी मतलब एब्रीविएशन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम का मतलब 1 मंथ या कुछ टाइम बचेगा तो आपके पास ऐसे बहुत से वीडियो आएंगे कि इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन या कुछ इस टाइप के। तो उन वीडियो से आपकी एब्रीविएशन कवर नहीं होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो से आपकी एब्रीविएशन कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करवा रही हूँ, वो भी करनी है। प्लस मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आपको एब्रीविएशन प्लस जो शॉर्टकट कीज हैं वो शॉर्टकट कीज, तो ये आपको कैसे कवर करनी है। जो भी आप सिलेबस कवर करते हैं और जो भी एब्रीविएशन आती है आपके टॉपिक कवर करते टाइम, आप उनको नोट करते चलिएगा। और आपके ऐसे ना 4 से 5 या 5 या 5 या फिर ये बोल सकते हैं मैक्सिमम 10 पेज बन जाएंगे, जिनसे आपको वो एब्रीविएशन नोट करते हुए चलनी है और वो एब्रीविएशन कवर करनी है। तो ऐसे ही आपको इस तरीके से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और शॉर्टकट कीज में भी ऐसे ही करना है। जो आपके शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट कीज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस में आपको ज़्यादा शॉर्टकट कीज देखने को मिलती हैं, उसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो MS ऑफिस की शॉर्टकट कीज आप नोट करते चलिएगा, वो कवर करनी है आपको सारी। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट देखिए आपकी जो ये PDF है, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप टेलीग्राम वहाँ पे मैं जो भी अपडेट क्लास है, कौन सी क्लास आने वाली है और जो PDF वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करती हूँ। और इसके ना कम से कम एक वीडियो में कवर नहीं होंगी। मैं इसके तीन से 4 वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप सभी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। अब आप अगर साथ के साथ नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैं ग्रुप में तो PDF शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप। देखिए, जो फर्स्ट एब्रीविएशन है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे इसका यूज किस में किया जाता है, अब हमें ये तो फुल फॉर्म याद करनी है। एग्जाम में सीधी आपसे पूछी जाएगी कि URL, आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे और आपको सही पे टिक करना है। और देखिए, अब जैसे कि URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और इसका यूज किया जाता है जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उस पे एड्रेस को स्पेसिफाई करने में इसका यूज किया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए आपकी फुल फॉर्म है ACD, यानी कि ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर।
इसका यूज किस में किया जाता है, ये मतलब आपके किससे रिलेटेड है, जो आपकी इनकमिंग को इसका यूज किस में किया जाता है, जो आपकी इनकमिंग कॉल्स होती हैं उसको मतलब डिटेक्ट करना, उसको हैंडल करना, या मतलब उसको डायरेक्ट करना। जैसे इसका यूज है ना, एसीडी का यूज बेसिकली कॉल सेंटर्स पे होता है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में कॉल्स आती हैं, और जो मत यानी कि स्पेशली इनकमिंग कॉल्स के लिए है ये, तो उनको मैनेज करता है, डिटेक्ट करता है, हैंडल करता है, डायरेक्ट करता है। तो उससे रिलेटेड है आपका एसीडी, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एडीसीपी, या ये एडीसीपी नहीं, यहाँ पे आएगा एडीसीसीपी। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ एडीसीसी। एक मिनट, देखिए यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ADCCP, इसकी फुल फॉर्म भी इसमें थोड़ा मिस्टेक है, देखिए इसकी फुल फॉर्म है एडवांस डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल, यहाँ पे आएगा कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप इसको ठीक करते, जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, जो मिस्टेक है इस PDF में, मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ, आप कवर करते चलिएगा। इसमें बीच में आएगा कंट्रोल, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक बिट ओरिएंटेड डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। ADCP आपका क्या है, बिट ओरिएंटेड डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। और जो आपका बिट ओरिएंटेड डेटा प्रोटोकॉल है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ये फंक्शनली किसके इक्विवेलेंट है, ये फंक्शनली इक्विवेलेंट है HDLC के। एक फुल फॉर्म देखिए यहाँ से बनेगी आपकी, इम्पोर्टेंट है, मैं तभी तो बोल रही थी। आप मतलब देखो, एब्रीवेशन से भी एब्रीवेशन निकली है, तो ऐसे ही होता है टॉपिक कवर करते टाइम। मतलब जब भी आप टॉपिक कवर करें, कोई भी टॉपिक हो, तो फिर आप उनको नोट करते चलिएगा, आपको फिर अलग से एब्रीवेशन नहीं करनी पड़ेगी। HDLC की फुल फॉर्म होती है, HDLC की फुल फॉर्म होती है, देखिए, तो ये आपका एक बिट ओरिएंटेड डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, और जो फंक्शनल इक्विवेलेंट किसके होता है, HDLC के, ठीक है, HDLC के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट देखिए आपकी, नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है आपकी, कहाँ गई, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब ये फुल फॉर्म तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन यानी कि जब भी हमने ग्रेजुएशन की थी तब से हम ये फुल फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं। ALU तो अगर रात में नींद में भी उठा के पूछेंगे ना कि ALU क्या होती है, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, और मतलब तो वो भी बता देगा। तो बचपन से पढ़ी है हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये बेसिकली किसका पार्ट होता है, ALU किसका पार्ट होता है, CPU। ये आप सब लोगों को पता होगा, मतलब ये सबसे कॉमन सेंस की चीज़ है, मैं जैसे बता रही हूँ, हमने बचपन से पढ़ी है। तो ALU किसका वो है, पार्ट है CPU का। और CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या करता है, मतलब ALU का, हाँ ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, मतलब मैंने बहुत से एग्जाम में देखा है ये क्वेश्चन आपका, कि जो ALU है वो आपके, वो देखो, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देखो एक क्वेश्चन आया था, ये याद रख लेना, ALU परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। ये लास्ट, ये अभी एग्जाम हुआ था, अभी ये किसका एग्जाम हुआ था, हरियाणा टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था।
सी यू मतलब सी यू का फंक्शन क्या है, मतलब वो कंट्रोल यूनिट, उसकी फुल फॉर्म तो है कंट्रोल यूनिट, बट उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो उससे क्वेश्चन पूछा था कि सी यू का फंक्शन, ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब वहाँ पे पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा टेट, और उन्होंने उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था। और मतलब मैं ये कहती हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस या किसी भी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उस टाइम पे बेसिक क्वेश्चन था, बट ये गलत हुआ था, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ऑप्शन ही ऐसे कन्फ्यूजिंग, उन्होंने 4 ऑप्शन थे ऐसे कन्फ्यूजिंग दे रखे थे, तो उसकी वजह से उनका ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ALU है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल बोथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए, जो आपकी नेक्स्ट है आपकी ASCII, ये आपकी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपकी फुल फॉर्म है। देखिए फिर से देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और ये आपका जो आप किस में यूज़ किया जाता है इसका, जो आपके स्मॉलर और जो लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें इनका यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन कोड के लिए। जो स्मॉलर, देखिए किस में यूज किया जाता है इसका, स्मॉलर एंड जो लेस पावरफुल कंप्यूटर हैं उसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है ATDM। देखो इसमें भी मैंने मिस्टेक कर रखी है, इस फुल फॉर्म में भी यहाँ पे आएगा ATDM। आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी मिस्टेक है PDF में आप साथ साथ चेक करते चलिएगा। ATDM, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका यूज किस में किया जाता है, जो मल्टीप्लेक्स चैनल होते हैं, देखिए इसका यूज किया जाता है। जो मल्टीप्लेक्स चैनल का जो वेस्टेज होता है उसको सोल्व करने में इसका यूज किया जाता है। आपके जो मल्टीप्लेक्स चैनल होते हैं, मल्टीप्लेक्स जो चैनल होते हैं उनके जो वेस्टेज की जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। नेक्स्ट देखिए, आपकी फुल फॉर्म है BACP। नेक्स्ट फुल फॉर्म आपकी क्या है, BACP बैंडविड्थ एलोकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका लिंक्स को, जो लिंक होते हैं लिंक्स को रिमूव और ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिमूव एंड ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपकी फुल फॉर्म है, ये यहाँ पे देखो बेसिक की फुल फॉर्म आपकी यहाँ पे है ना, बैंडविड्थ नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर से देखिए, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। ये आपकी फुल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी BERT। तो BERT की फुल फॉर्म है बिट्स एरर रेट टेस्ट, बिट एरर रेट टेस्ट। और ये आपका इसका यूज किस में किया जाता है, ये एक टेस्टिंग मेथड है डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए। मतलब आपसे पूछा भी जा सकता है ना, कि नॉर्मली क्वेश्चन दे देते हैं कि BERT का यूज
मतलब किस में किया जाता है, और 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे और पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये क्या है, एक टेस्टिंग मेथड है। किसके लिए? डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए। ठीक है, ये आपका इसका यूज है, एक तरीके का टेस्टिंग मेथड है। और किसके लिए टेस्टिंग मेथड है ये? डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट के लिए। किसके लिए टेस्टिंग मेथड? डिजिटल कम्युनिकेशन आपके सर्किट्स के लिए। देखिए, अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका BIOD। देखिए इसका ये BIOD इसमें आएगा, BIOD इसमें ब्लॉक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं आएगा, इसमें आएगा बेसिक। क्या आएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये आप इस डिवाइस इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और मतलब जो आपके बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कौन कौन से होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस? आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, और आपका स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये आपके कैसे हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपकी फुल फॉर्म BPS। नेक्स्ट फुल फॉर्म है BPS, बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड। और मैंने अभी इससे मतलब लास्ट वन करवाई थी, कौन सी करवाई थी? बिट एरर रेट टेस्ट। ये देखो, ध्यान रखना डिफरेंस इनका, BERT और BPS। बिट्स पर सेकंड आपकी BPS की, और बिट एरर रेट टेस्ट आपकी BERT की। और ये क्या है? एक टेस्टिंग मेथड है डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए। और BPS क्या है? बिट्स पर सेकंड। ये बिट्स पर सेकंड क्या होता है? मेजरमेंट की यूनिट होती है। ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज BPS? BPS है आपकी मेजरमेंट यूनिट है आपकी एक तरीके की, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो 1 किलो बिट होता है, 1 किलो बिट किसके इक्वल होता है? 1 किलो बिट। देखो किलो बाइट अलग होता है, ये KB यानी कि किलो बिट है। या फिर आप इसको ऐसे नोट ना करें क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। KB देखते ही माइंड में सबसे पहले वर्ड आता है किलो बाइट, बट मैं इसको कंप्लीट नोट कर देती हूँ। यह आएगा आपका 1 किलो बिट। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है ये आपका? ये इक्विवेलेंट है आपका 1000 बिट्स पर सेकंड के। ठीक है, BPS है बिट्स पर सेकंड। ठीक है, ये नोट करते चलिएगा साथ के साथ। ये एब्रीवेशन में भी सब लोग जो कराते हैं, मतलब ऐसे मैं चैनल में इनकी PDF शेयर कर देती और आप लोग मतलब रट्टे मार लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक, और हम काफ़ी हाई लेवल का कर लेते हैं, और उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, वही गलत हो जाते हैं। तो जो इनका यूज है आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी है CARP। इसकी फुल फॉर्म है कैश एरे। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक आर में हो रखी है, कैश एरे, ये आएगा यहाँ पे, कैश एरे राउटिंग प्रोटोकॉल। कैश एरे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये इसका यूज किस में किया जाता है? जो आपके ये इसका यूज किया जाता है जो हाइपर टेक्स्ट HTTP सुना होगा आपने, HTTP
HTTP पे जो लोड होता है, मतलब जैसे कोई भी इस पे मतलब ये है कि ब्राउज़र का पार्ट है HTTP, और जैसे हमने कुछ सर्च किया तो इस पे एक टाइम में बहुत से यूजर सर्च करते हैं, तो जैसे जो इस पे लोड आया है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? CARP, कैश एरे राउटिंग प्रोटोकॉल। CARP, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके HTTP पे जो लोड आता है उसको बैलेंस कौन करता है? CARP, कैश एरे राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसके लोड को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट आपकी एब्रीविएशन देखिए। नेक्स्ट एब्रीविएशन है CDAC। CDAC, देखो ये भी एक ऐसी एब्रीविएशन आई है सामने जो हमने बचपन में पढ़ी थी। और CDAC ये इस टाइप के एब्रीविएशन जो आपके मतलब बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें मतलब ऐसा कोई भी पेपर या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन दे रखा है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और CDAC से रिलेटेड जैसे इसके डायरेक्टर कौन है, अभी करंट में तो क्वेश्चन यही बन सकता है, इसके डायरेक्टर कौन है, करंट का तो यही है। बाकी इसकी फुल फॉर्म देख के आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इम्पोर्टेंट भी है CDAC, क्योंकि जो आपका इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है कौन सा था, जो परम सीरीज के होते हैं, परम सीरीज का है, तो वो भी इसी ने डेवलप किया था, CDAC ने। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट देखिए, देखो इसको एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट, एक मिनट इसकी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1988 में, और ये है कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर विजय भटकर, ये डायरेक्टर थे। उसी टाइम इंडिया ने अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था। और जो इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है, देखिए, जो इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है, ऑपरेटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है, जो भारत सरकार है वो इसको ऑपरेट करती है। नेक्स्ट देखिए, आपकी फुल फॉर्म है CDOT। नेक्स्ट है आपकी CDOT, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेलीमेटिक्स, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1984 में, ठीक है। कहाँ पे है इसका ये, कहाँ पे हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आप लोग नोट करते चलिए साथ के साथ। पूछा जा सकता है कि जो आपका CDOT है इसका सेंटर कहाँ पे है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और CDAC का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पे है? पुणे में। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो फुल फॉर्म है CXML। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपकी CXML। CXML की फुल फॉर्म है कॉमर्स एक्सटेंसिबल मार्कअप, इसकी फुल फॉर्म है कॉमर्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको
कब क्रिएट किया गया था? इसको 1999 में अरेबिया ने क्रिएट किया था। अरेबिया ने क्रिएट किया था एक प्रोटोकॉल के रूप में। ये मतलब मेनली ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है आपकी, अगर पूछा जाए आपसे तो ये आपकी ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है जो देखिए, नेक्स्ट जो आपकी फुल फॉर्म है DAP। डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल। डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल, ये रही डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल। और इसका यूज मतलब किस लिए यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है डेटा एक्सेस पॉलिसी को मतलब जो डेटा एक्सेस पॉलिसी है ना उसको उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आप देखिए DBML, डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपकी DBML, डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज। और जो ये है DBML के बारे में देखिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिए। DBML क्या है? एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है DBML, ये नोट कर लीजिए। ओपन सोर्स लैंग्वेज। और इसको डेटाबेस जो स्कीमाज और जो स्ट्रक्चर होती है उसको डिफाइन करने के लिए डिजाइन किया गया था। जो डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर और जो क्या होते हैं स्कीमाज होते हैं, ये जो टर्म है ना स्कीमाज स्ट्रक्चर, ये आपको DBMS में पढ़ने को मिलेंगी। तो उनको डिजाइन करने के लिए DBML का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है, नेक्स्ट जो आपकी फुल फॉर्म रहेगी वो है DBMS। तो DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हमने जब मतलब ये तो सब्जेक्ट का ही नाम था DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें और कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, पर सब्जेक्ट का नेम तो पता ही होता है। तो ये उसकी फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये जो DBMS है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखो, इसकी इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। देखो DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है आपका, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको डेटा को स्टोर, रिट्रीव और मतलब क्यूरी को रन करने के लिए किया जाता है। यानी कि डेटा को स्टोर कहाँ करना है, डेटा को रिट्रीव कैसे करें, और मतलब जो क्यूरी है उसको रन कैसे करें, तो उन सब के लिए DBMS का यूज़ किया जाता है। DBMS के एग्जाम्पल है MySQL, फिर है SQL सर्वर, फिर है ओरेकल, RDBMS, और है फोक्स प्रो। ये आपके एग्जाम्पल हैं SQL के, फोक्स प्रो। ठीक है, आपके एग्जाम्पल हैं ये। और जैसे और भी है फाइल मेकर, SQL सर्वर तो बता दिया मैंने, फाइल मेकर, ये जैसे ये सब आपके एग्जाम्पल हैं DBMS के। तो नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म देखिए, नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो है DHTML। DHTML डायनेमिक
डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपकी DHTML की फुल फॉर्म है। और इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जो आपकी इंटरेक्टिव और जो एनिमेटेड वेबसाइट्स होती है ना, उनको क्रिएट करने के लिए DHTML का यूज किया जाता है। इंटरेक्टिव वेबसाइट से जैसे ये आजकल आपके एडवर्टीजमेंट आती हैं, और जैसे हम कुछ भी सेल करने से पहले अपना मतलब एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं जो इस टाइप के एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो उनको डिजाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? DHTML का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपकी जो फुल फॉर्म है DIP, डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल, डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और ये हम इसको बोल सकते हैं डायल अप कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ये आपका जो मेनली होता है TCP/IP मॉडल से रिलेटेड होता है। TCP/IP मॉडल आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए जो TCP/IP मॉडल होता है ना, उसमें कहीं भी ये फुल फॉर्म नहीं मिलेगी आपको। DIP, डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जैसे ये आप मेरे सामने आई, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं मानती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक ही है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल से आपके इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे TCP/IP मॉडल से, तो आप उन सबको अच्छे से गौर कीजिए। जैसे ये फुल फॉर्म आई है DIP, डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी साथ के साथ नोट करते और रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। जो आपका डायल अप कनेक्शन में बता रही थी अभी कि इसको हम DIP को डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं या डायल अप कनेक्शन भी बोल सकते हैं। और डायल अप कनेक्शन का यूज किस लिए किया जाता है? तो उसका टू प्रोटोकॉल्स फॉर मेकिंग डायल अप कनेक्शन, टू प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो दो प्रोटोकॉल हैं उनका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो सकता है और सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो सकते हैं। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपकी बात करते हैं DMA, 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 DMA की फुल फॉर्म आपकी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक फीचर है। DMA क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक फीचर है जो मतलब हार्डवेयर सिस्टम को CPU से, मतलब ये है कि DMA का यूज क्यों किया जाता है? ये है तो कंप्यूटर सिस्टम का एक फीचर, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता है, पर इसका यूज किस लिए किया जाता है? जो कुछ हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर सब सिस्टम्स होते हैं, उनको CPU से RAM तक जो पहुंचाने की अनुमति है ना, वो DMA ही देता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब तक ये परमिशन नहीं देगा, जब तक आपके DMA परमिशन नहीं देगा, तब तक वो मतलब RAM तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पहले DMA की परमिशन इम्पोर्टेंट है, फिर उसी के बाद वो RAM तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म है DOS, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हमने बचपन से पढ़ी है। बचपन यानी कि आपकी BCA, और जिसने भी मतलब PGDCA किया है, या फिर जिसने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस से बचपन, उनके लिए मैं वर्ड यूज करती हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसका है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका DOS है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो मतलब जो डिस्क पर जो भी फाइल सेव हैं, यानी कि जो फाइल स्टोर हैं, या मैं भी बोल सकती हूँ जो सेव हैं फाइल या फिर प्रोग्राम, उनको मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम
ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए जो आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपकी फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक प्रकार है और किस में यूज किया जाता है, मेनली पर्सनल कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म देखिए, नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है EAP, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर को जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो किसका यूज करते हैं हम, EAP का यूज किया जाता है और EAP की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है वो है, नेक्स्ट जो आपकी फुल फॉर्म में रहने वाली है वो है ABCDIC। ABCDIC देखो ये देखने में बड़ी है फुल फॉर्म, पर इसकी फुल फॉर्म देखिए ABCDIC की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है। इसकी फिर से देखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसको किसने डेवलप किया था, IBM ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट देखिए आपकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है EDI। EDI की फुल फॉर्म देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। और EDI का यूज किस में किया जाता है, EDI मतलब ये EDI अगर बेसिकली देखें तो EDI किससे लिंक रहती है, मतलब कंपनी में इसका यूज किया जाता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसमें इसका यूज किया जाता है EDI का। और मतलब ये है कि इसका यूज किया जाता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी को मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो EDI का यूज किया जाता है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं, मतलब जैसे एक तो पहले इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, मतलब पेपर की फॉर्म में या मैं बोल सकती हूँ हार्ड कॉपी में। बट अब मतलब EDI में ऐसा नहीं होता, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, बट वो किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होगी। नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है, नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो है EEPROM। EEPROM, ठीक है, EEPROM। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो फुल फॉर्म है EEPROM और जो मैंने DRAM और जैसे डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप की जो आपकी ये एब्रीविएशन है, ये आपकी मतलब एक यही कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मतलब कंप्यूटर साइंस मेंशन कर रखा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी, जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, जैसे पटवार का एग्ज़ाम हो, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम था, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर साइंस मेंशन करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसे मैं बता रही थी इसकी फुल फॉर्म EEPROM की इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और ये आपकी जो EEPROM है ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक टाइप है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आती है ऑल सेकेंडरी मेमोरीज, आपकी नॉन वोलेटाइल में आती हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती कौन सी हैं, देखिए नॉन वोलेटाइल में आपको समझाते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती हैं,
जो पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी डेटा को रिटेन करके रखती हैं। यानी कि डेटा आपका ना जैसे पावर ऑफ हो गया, बट जैसे एक बार आपका बीच में पावर सप्लाई ऑफ हो गई और उसके बाद जैसे पावर सप्लाई ऑन होती है तो आपको डेटा सेम मिलता है, मतलब डेटा इरेज नहीं होता है, तो आपको डेटा मिल जाता है। वो आपकी नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरीज में क्या होता है कि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद डेटा आपका मिल जाता है इसमें नॉन वोलेटाइल में, ठीक है। और जो अगर वोलेटाइल मेमोरीज की बात करते हैं तो वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, आपका डेटा नहीं मिलता आपको, डेटा इरेज हो जाता है इसमें पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद, तो इसमें डेटा नहीं मिलता और आपके नॉन वोलेटाइल में आपको डेटा मिल जाता है। तो नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म देखिए जो रहने वाली है, नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है EIP। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है EIP। EIP की फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल। और EIP का यूज क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करके रखता है EIP। मतलब ये देखिए, जैसे मैं बात करती हूँ, आपका स्कूल हो गया, कोई भी जैसे कॉलेज हो गया, आपके कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसकी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके रखता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म देखिए FDMA। आपकी जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो देखिए FDMA। और FDMA की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म देखिए, इसका यूज़ किस में किया जाता है, मतलब ये क्या करता है, जो टोटल बैंडविड्थ होती है ना चैनल्स की, उनको मल्टीपल चैनल में स्प्लिट कर देता है। जो भी टोटल बैंडविड्थ है उसको मल्टीपल चैनल में स्प्लिट कर देता है। तो ये FDMA का यूज है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मैं आपको सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आज काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएंगी, तो आपके 3 से 4 पार्ट बनेंगे। तो आप 3 मतलब जितने भी पार्ट बने, 3 बने 4 बने, मतलब जो भी पार्ट मैं अपलोड करूं आप उनको रिवाइज कर करके देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। और मतलब ये है रिपीट करिए वीडियो, एक वीडियो को मतलब एक बार देखने से मतलब स्पीड आप ये कर दीजिए, स्पीड इंक्रीज करके उस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे क्या है कि वो आपको एट ए टाइम ही अच्छे से याद हो जाए, मतलब दिक्कत ना हो बाद में लर्न करने में रिवीजन के टाइम पे कि हाँ ये क्या था। और इनके जो यूज हैं, जो देखो अब एब्रीविएशन तो मैंने बताया था, एब्रीविएशन कोई भी ऐसे PDF बना के आपको कोई भी दे देगा, 100 200 300 400, और ऐसे मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसी बहुत सी PDF भी मिलेंगी कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक तरीका, आप जो जो टॉपिक करते जाएं और उनमें जो भी फुल फॉर्म आती हैं, जो भी एब्रीविएशन आती है, उनको नोट करते जाएं। और जैसे कि मैं आपको 3 से 4 वीडियो अपलोड करूँगी और वो वीडियो आप देखिए रिपीट करके, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और अगर PDF या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जहाँ मतलब मैं टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले डालती हूँ, तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।